नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट बिल 2013 राज्यसभा में पेश किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बिल को पेश किया, जिसमें सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार पर काबू पाने को लेकर बहस की बात की गई है। इसमें नए सिरे से भ्रष्टाचार की परिभाषा और सजा के प्रावधानों को बताया गया है। ये बिल संसद की स्टैंडिंग कमेटी और लॉ कमीशन दोनों से गुजर के आया है। विचार विमर्श वहां हो चुका है, उसके बाद संसद में रखा गया है। कई बार संसद में रखा गया, लेकिन बहस नहीं हुई। संसद में नहीं रखा जा सका क्योंकि पिछले सदन में भी कई बार इस तरह की कोशिश की गई। सरकारी महकमों और कॉरपोरेट जगत के बीच जो रिश्ते हैं उनमें भ्रष्टाचार ना पनपे, इसको लेकर कितना कारगर होगा ये कानून। साथ ही जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी है उसके लिए किस तरह की इम्यूनिटी का जिक्र है इस कानून में, इस दोनों पे हम चर्चा करेंगे। और साथ ही क्या आखिर ज़रूरत आन पड़ी है इस कानून की, इसका मकसद क्या है, और जो संवैधानिक जो प्रावधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो क्या हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के ज़रिए। मेरे साथ TNR राव हैं जो कि सेक्रेटरी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। इसके अलावा मेरे साथ शैलजा चंद्रा हैं, चीफ सेक्रेटरी रह चुकी हैं दिल्ली की। प्रियंका राव हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं PRS के साथ, और साथ ही मोहन गुरुस्वामी हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शैलजा जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि कई बार इस बिल को लाने की कोशिश हुई, अब की बार ये बिल आ चुका है, उम्मीद की जा रही है कि पास हो जाना चाहिए। जो बुनियादी मुद्दा है वो ये है कि जो हाईएस्ट लेवल पे जहाँ करप्शन देखा जाता है, जहाँ कॉरपोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच की जो रजामंदी है, क्या ये उसको डील कर पा रहा है, इसके जो प्रोविजंस हैं इस बिल के? मैं समझती हूँ कि इसका जवाब तो हाँ ही दे सकते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि ब्राइब गिवर को भी हम्म। शामिल कर दिया है। अभी तक तो ब्राइब गिवर कितना भी कुछ भी हम्म। करे वो तो आउट ऑफ परव्यू हम्म। था, सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स को टारगेट किया जाता था। अगर अगर ब्राइब गिवर को टारगेट किया जाता है तो दोनों तरफ से ये अच्छा लेकिन होगा। कहा ही जा विजिलेंस रहा है कि फिर वो उसको विटनेस नहीं बनाया जा सकता, किसको? ब्राइब गिवर को। अगर वो विटनेस हो सकता था तो विटनेस नहीं हो पाएगा अब इस मामले में। कोई बात नहीं, हुँ, उसमें कोई बड़ी बात हुँ, नहीं है। विटनेस तो कोई और आ हुँ, सकता है, हुँ, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी है। हुँ, नॉर्मली क्या होता है कि जब आप आरोप किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट पे या मिनिस्टर पे डालते हैं तो नॉर्मली आप नेक्सस एलिज करते हैं। और कौन करता है? नॉर्मली जिसको वो L1 में टेंडरिंग में नहीं मिला, जिसका काम नहीं हुआ, वो कंप्लेंट डालता है। और पढ़ने में ऐसा लगता है कि इन्होंने तो ज़रूर कुछ ना कुछ किया है। अब क्या है कि जब पता चलता है कि किसी ने ब्राइब दिया है, हुँ, तो फिर जिसने ये ऑफर किया, जिसने ये टेम्पटेशन दिया, उसको अगर पकड़ा जाए तो अच्छी बात है। हुँ, और मुझे नहीं लगता कि विटनेसेस की कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि इन चीज़ों में तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस काफ़ी होती है। हुँ। और अलग-अलग तरीके से सज़ा का प्रावधान भी किया है, जैसे कि जो आदमी रिश्वत लेता है, जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, और जो एक ऑफेंस को अबेटिंग करता है उसकी, इन तीनों मामलों में अलग-अलग कैटेगराइज़ भी किया गया है। इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? मैं मानती हूँ कि ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक ये माने सारा जुड़ा हुआ था। हुँ, तो इसको ब्रेकअप करना अवश्य था, और हुँ, अब तो उन्होंने ब्रेकअप कर दिया है। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आप किस क्लॉज को यूज़ कर रहे हैं। हुँ, ये नहीं कि बस ये करप्शन है। तो मुझे लगता है कि इसके और जो 2-3 पहलू हुँ। है वो और भी उस पर महत्वपूर्ण हम है, चर्चा करेंगे। अगर आप TNR राव जी, चाहेंगे ये तो। बताइए कि फ़िलहाल 1988 का ये कानून जिसको अमेंड करके 2013 में शुरुआत हुई है इसको पेश करने की, और अब 2015 में मान रहे हैं कि चलते-चलते ये पास हो जाना चाहिए। कितना महत्वपूर्ण, कितना अहम मानते हैं आप इस कानून को? और जो प्रोविज़न्स इसमें दिए गए हैं, ख़ासकर जो भी पब्लिक नॉलेज में हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं? ये देखिए, क्लासेस बनाने से मेरे ख्याल में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होता। अभी तक ये करप्शन, एक सिंगल एग्जांपल लीजिए, वो इन्होंने किसी एक ट्रांसैक्शन के लिए उन्होंने ब्राइब ले लिया। अब कैसे प्रूव करते हैं? जनरली ये प्रूव नहीं होता। ये क्या करते हैं, पूरा इसका डिस्प्रपोर्शनेट असेट्स केस बना देते हैं। अगर उन्हें लाइफ में जो कमाई है उसको अगर डिस्प्रपोर्शनेट असेट्स दिखाते हैं, उसके ऊपर पनिशमेंट मिलता है। स्पेसिफिक ट्रांसैक्शंस में जो ब्राइबरी हुई है, देयर आर वेरी फ्यू केसेस किसमें वो कन्विक्शन हुआ है। हुँ, तो अगर आप ये कानूनी ऑन पेपर हुँ, दिस में लुक वेरी रिगरस, बहुत स्ट्रिक्ट वगैरह कारपोरेट को ला दिया, लेकिन प्रूव कैसे होता है? अल्टीमेटली आप DA डिस्प्रोपोर्शनल असेट्स के हुँ, चार्ज लगाते हैं, इसमें उसको कुछ ज़्यादा मिल गया तो इसलिए उसको पनिश करते हैं। हुँ, हुँ। ट्रांसैक्शन वाइज पनिशमेंट बहुत मुश्किल है। अभी मुश्किल तक होता है। मुझे बहुत कम केसेस है जहाँ स्पेसिफिक ट्रांसैक्शन में ब्राइबरी का कन्विक्शन हुआ हो। हुँ।
राव साहब, इसके अलावा इसमें जो है ब्राइब को एक स्पेसिफिक ऑफेंस बताया गया है, इसका कितना महत्व है? और ख़ासकर ये भी कहा गया है कि इस पर अलग-अलग व्यूज़ बन रहे हैं कि जो सर्कमस्टांसेस हैं, क्या सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर जो है वो पेनलाइज्ड होना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए? क्या मतलब जिस तरह से इसको स्पेसिफिक ऑफेंस माना गया है ब्राइब टेकिंग को? No, bribery, of course, is bribery or any favor, any consideration. That is the word. Actual word is bribery. उन्होंने बताया. Any consideration, bribery may not be financial. It may be anything else. So, any consideration to which the public servant is not due, not entitled, वो करप्शन होता है. लेकिन ये कैसे तय होगा? यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी कोई तोहफा देता है, कोई गिफ्ट देता है, तो वो भी नहीं, तोहफा के लिए तोहफा के रूल्स है, कॉन्ट्रैक्ट रूल्स में तोहफा कितने पैसे को तोहफा लेना है, नहीं लेना है, वो है. सो इसमें आप एस्टिमेट करेंगे. अगर किसी हॉलीडे में हॉलीडे पे गए, उसका खर्चा यू नो ही वाज बोर्न बाय दिस पीपल, उसका भी आप जानते हैं अकाउंट्स. अगर टिकट्स वगैरह, होटल वगैरह देख सकते हैं. इसमें मालूम हो जाता है किस मोटिव से उन्होंने इनको ये हॉलीडे दिलाया. बिल्कुल. हाँ. प्रियंका राव, ये बताइए, अभी बहुत बड़ा मामला आ रहा है एसआर ग्रुप को लेकर. क्या इस मामले से जोड़कर हम इसको देख सकते हैं कि वहाँ उसमें ये बताया गया कि बाकायदा कुछ नौकरियां एसआर ग्रुप ने जो है, अभी तक रिपोर्ट्स हैं, ऐसी ये साबित नहीं हुआ है, लेकिन अगर न्यूज़ रिपोर्ट्स को हम देखें कि बहुत सारी नौकरियां जो हैं वो सरकारी अफसरों के लिए, उनके जानने वाले रिश्तेदारों के लिए रखी गई हैं, या सरकारी लोगों को किस तरह से ऑब्लाइज किया जाए, इसको लेकर बाकायदा उनकी एक स्ट्रेटजी है, बाकायदा टीम है जो उस पर काम करती है. क्या आपको लगता है कि ये बिल जो हमारे सामने है, जिस पर पीआरएस ने बहुत काम भी किया है, मैं पूरी डिटेल्स काफ़ी उन्हीं की वेबसाइट पर आप ही की पढ़ रही थी, कितना महत्वपूर्ण आप मानती हैं अगर एसआर जैसे मामलों को हम नज़र में रखें? स्पेसिफिकली एसआर को लेके मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ. लेकिन मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगी. एक जो आपने पहले भी मेंशन किया था कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को लेके, तो अगर आप देखेंगे कि अभी जो कानून 88 का जो लॉ है उसमें डायरेक्टली कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को लेके कोई प्रोविज़न नहीं है. जैसे कि अभी नया प्रोविज़न आया है गिविंग ऑफ अ ब्राइब बाय एनी इंडिविजुअल. कोई भी जब अगर रिश्वत देता है तो अभी उसे जुर्म माना जाएगा. दूसरी चीज़ ये है गिविंग ऑफ अ ब्राइब बाय अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे भी एक स्पेसिफिक ऑफेंस बनाया गया है. दो चीज़ें हैं उसमें. एक तो यह है कि इफ़ एन इंडिविजुअल, जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का इंडिविजुअल रिश्वत दे, दो चीज़ों का होता है कि एक आप पैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, दूसरे कि आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन में कोई भी फेवर हो तो वो भी रिश्वत माना जाएगा. तो उस इंडिविजुअल को पनिशमेंट मिलेगा. और 2013 बिल में ये भी कहा गया था कि अगर हेड्स ऑफ कंपनी, अगर वो इंडिविजुअल पकड़ा गया तो हेड्स ऑफ कंपनी ऑटोमेटिकली गिल्टी हो जाएंगे. तो एज अ डायरेक्टर आई विल ऑटोमेटिकली बी हेल्ड गिल्टी. फिर उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं थी. तो उसके बाद अभी दो अमेंडमेंट्स हुई है जो अभी नवंबर 2015 27 को जो अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस की गई, दो चीज़ें बदली गई है उसमें. एक, इसमें कहा गया है कि ये रिकमेंडेशन भी था लॉ कमीशन का कि सेंट्रल गवर्नमेंट को गाइडलाइन स्टिपुलेट करने चाहिए कि हम कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हैं तो क्या क्या सेफगार्ड्स होने चाहिए ये इंश्योर करने के लिए कि हमारा कोई एम्प्लॉई ऐसे ब्राइब गिविंग टेकिंग में शामिल ना हो. तो गाइडलाइन स्पेसिफाई करनी चाहिए कहा है. दूसरी चीज़ ये कहा है कि प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट नहीं होगा डायरेक्टर्स का, कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि उन्हें जानकारी थी, उन्होंने कुछ किया नहीं, या उन्होंने मिलजुल के साथ में किया था. तो दो चीजें हो सकती हैं. तो ये दो बदलाव लाई गई है. काफी टेक्निकलिटीज हैं इस कानून में, लेकिन 2013 से अब तक जो लॉ कमीशन का जो व्यू रहा है इस पर, स्टैंडिंग कमेटी से होके गुजरा है, आपको लगता है जो इसमें चेंजेस हुए हैं क्या वो सही हैं या इस पर अभी और बहस होनी बाकी थी? तो जो 2013 बिल में जो थी, जो कुछ इश्यूज थी, जैसे शैलजा मैम भी कह रही थी गिविंग ऑफ अ ब्राइब को लेके, आपने भी मेंशन किया, कुछ इश्यूज रिजॉल्व कुछ हद तक हो गई हैं, लेकिन दो तीन चीज़ें हैं जिस पर पार्लियामेंट को और गौर करना चाहिए. एक तो ये है कि हम गिविंग ऑफ अ ब्राइब को लेके बात कर रहे थे, आपने भी मेंशन किया था कि ब्राइब गिविंग अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस. तो अगर आप 2013 बिल में देखेंगे कि हर तरह का ब्राइब गिविंग ऑफेंस माना जाएगा. आपने जैसे मेंशन किया कि एक्ट में जो था, अगर डायरेक्टली ब्राइब गिवर को पनिशमेंट नहीं थी, लेकिन अबेटमेंट से आप उसे कैच कर सकते थे. लेकिन अगर वो विटनेस के हिसाब से गया था कोर्ट में तो उसे प्रोटेक्शन था, तो वो निकाला गया 2013 बिल में. लेकिन स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने भी कहा था कि दो तरह के का ब्राइब गिविंग हो सकता है. एक, आप
ब्राइब टेकर के साथ कोल्यूसिव ब्राइब गिविंग जो कहते हैं कि हम दोनों डिसाइड करेंगे कि मैं आपको कुछ दूंगा, आप मुझे फेवर दो। और दूसरे तरीके का होता है कोर्सिव ब्राइब गिविंग कि मुझे पासपोर्ट चाहिए, आपने मुझे नहीं दिया। लेकिन उसका डिस्टिंक्शन नहीं है इसमें। इसका डिस्टिंक्शन नहीं है, लेकिन ये कुछ हद तक 2015 अमेंडमेंट्स ने इसे इसके साथ कुछ किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन को हेल्प करते हैं और इन्वेस्टिगेशन को बताने के बाद इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए ब्राइब देते हैं तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो वो चीज़ बदला गया है। और दो इश्यूज है जो नए अमेंडमेंट्स ने इंट्रोड्यूस किया है। तो ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो अभी भी मुश्किल पैदा कर रही हैं इस कानून की राह में, क्योंकि बहस तो जाहिर है पार्लियामेंट में होगी, पार्लियामेंटेरियंस को तय करना है, लेकिन उससे पहले जो एक पब्लिक डिस्कोर्स है, जो बहस है, वो भी होनी ज़रूरी है और शायद इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है। मोहन गुरुस्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए। मोहन गुरुस्वामी जी, ये बताइए कि किस तरह से बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लेवल पर, हायर लेवल पे जो ये ब्राइब टेकिंग, रिश्वत की लेन देन होती है, पिछली सरकार, यूपीए सरकार, हम जानते हैं कि किस हद तक जो है वो पब्लिक परसेप्शन बन चुका था कि सरकारी महकमे भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं, और उस पूरे परसेप्शन से बाहर आते आते कितनी बुरी तरह जो है वो इलेक्शन पूरा हारना पड़ा सरकार को। जब ये सरकार आई है, अब 1.5 साल गुजर चुका है और उम्मीद की जा रही है कि ये जो कानून है, ये जो बिल है, अब कानून की शक्ल ले लेगा। कितना महत्वपूर्ण आप इसको मानते हैं? इसमें कई तरह के जो प्रोविजंस में बदलाव किया गया है, एक तो पूरी जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है ब्राइब की, वो भी बदली गई है। देखिए, इन्होंने काफ़ी ग्राउंड कवर तो किया है, मगर सारा ग्राउंड कवर नहीं कर रहे हैं। 90% कॉर्पोरेट फंड्स की जो मिसयूज़ होती है, वो सिर्फ अंदरूनी कॉर्पोरेट मिसयूज़ होता है। आप देख रहे हैं अभी ये पीटर मुखर्जी का केस जो है, आप पुलिस की इंक्वायरी सारा मनी, जितना पैसा बाहर निकाला गया उस पे है। तो हर कंपनी में ऐसा पैसा निकाला जाता है और ये एक बहाना बन जाता है कि हमको सरकारी लोगों को ब्राइब देना है, पॉलिटिशियन को ब्राइब करना है, ब्यूरोक्रेट्स को करना है। ज़्यादातर पैसा ये कंपनी के लोग खुद ही ले लेते हैं, मालिक भी हो या मैनेजर भी हो, जो भी हो, मुलाजिम हो, वो पैसे खाते हैं। इसको कवर नहीं करता है, क्योंकि अगर आप देखिए बड़े बड़े पूंजीपतियों को देखिए, वो अपने हवाई जहाज, कंपनी के हवाई जहाज मिसयूज़ करते हैं, शादी पे चले जाते हैं, कोई नेताजी को दे देते हैं, या उसका कोई हिसाब ठिकाना होता ही नहीं। वो कंपनी की प्रॉपर्टी है और शेयर होल्डर्स का फंड्स है। अगर किसी को आप दे दिए और मिसयूज़ करते हैं, तो आप शेयर होल्डर्स के फंड्स को मिसयूज़ कर, उसको भी ब्राइबरी, एक करप्शन, कॉर्पोरेट करप्शन के लिहाज से ट्रीट करना चाहिए। सिर्फ आप बाहर किसी को दे रहे हैं पब्लिक का पैसा, पब्लिक सर्वेंट्स को का फेवर के लिए, अगर उसी को कवर कर रहे हैं तो 90% जो है बाहर छूट जाता है। तो इसको, ये एक्ट को दोबारा देखनी चाहिए, कॉर्पोरेट करप्शन के बारे में दोबारा देखनी चाहिए और इसको एक कंपोजिट लॉ के एम्बिट में लानी चाहिए। और इसमें जो है दूसरी चीज़ है कि फॉरेन कंट्रीज़ में जो करप्शन होता है उसको कवर नहीं करते। अगर बाहर कुछ बिजनेस लेना है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है, उसके लिए भी ब्राइब देना पड़ता है। अगर उसको जब देते हैं तो ये उसको कवर नहीं करता है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि जो विदेशी धरती पे खासकर अगर करप्शन होता है, वो कवर नहीं होगा, वो कवर नहीं होता है इसमें, क्योंकि और अमेरिका में जो लॉ है जिसकी इंस्पिरेशन यहाँ से इनको आया था, वो स्पेसिफिकली फॉरेन कंट्रीज में अगर कोई आप कुछ करप्ट एक्ट करते हैं उसको कवर करता है, और मैनेजर जिसके हाथ से वो होता है वो जिम्मेदार होता है, उसको जेल जा सकता है वो। इसके डर से वो लोग ब्राइब करना कम कर दिए। आजकल अमेरिकन कंपनीज की ये एक डिसएडवांटेज हो गया है, क्योंकि वो लोग ब्राइब करने को तैयार नहीं है, क्योंकि मैनेजर खुद जाता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी को फाइन कर दिए या उनके चेयरमैन को जेल भिजा दिए। तो इसको यहाँ स्ट्रेंथन करनी चाहिए। जी। मोहन गुरुस्वामी जी, इसके अलावा काफ़ी महत्व इस बात को भी दिया जा रहा है कि न सिर्फ रिश्वत लेने वाला बल्कि जो देने वाला है, जिस पर अब तक जो है वो जुर्म लागू नहीं होता था, अब फिलहाल वो भी इसके दायरे में आ गया है। इसको कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं और कितना आसान होगा उसको पकड़ पाना? देखिए, आईपीसी के तहत में ये ऑलरेडी कवर्ड है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब बार बार वही करप्शन, लेना और देना दोनों सज़ा है, क्राइम्स हैं आईपीसी के तहत में। अगर आप फिर दूसरा एक एक्ट लाके उसको कवर करना चाहें तो मतलब ही नहीं होता इसका। जी। तो आप देखिए ना, तो खामखा आप डुप्लीकेट कर रहे हैं एफर्ट को। अगर आप पूरी कॉर्पोरेट करप्शन को टैकल करना चाहिए
तो एक ऑमनिबस लॉ आना चाहिए जिसकी कॉर्पोरेट बिहेवियर को गवर्न करेंगे आप। पब्लिक सर्वेंट को पैसा लेना देना अंडर द टेबल, वो तो करप्ट एक्ट है ही है वो, उसके लिए एक नई एक्ट की जरूरत नहीं है। जी हाँ। कंपनियों के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो टीएन राव मेरे जी, तो ख्याल अब तक में होता ये था, मेरे मैं ख्याल वापस में आती हूँ। मेरे ख्याल में जी, मैं आप मेरे वापस आती हूँ आपकी तरफ। टीएन राव जी, अब तक ये देखा गया था कि कंपनियां जो हैं वो बिल्कुल नहीं डरती थी कानून से, खासकर उनका ये कहना था कि अगर कोई मामला सामने आ भी गया तो जो बिचौलिया है, जो मिडिल मैन है, कहीं ना कहीं वो जो है वो उस पूरे दायरे में आ जाता था, कंपनियां साफ बच जाती थीं। इस कानून को देखते हुए, इस बिल के जो प्रावधान नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए आपको लगता है कि अब फिलहाल कंपनियों को डरने की जरूरत आन पड़ी है? डरने के नहीं, वो दूसरा तरीका ढूंढेंगे। जैसे आजकल तो मैं वही इसके पहले बोल रहा था, आउटसोर्सिंग जो हो रहा है, लॉट ऑफ आइटम्स आर गिवन फॉर आउटसोर्सिंग। उसको काम देखने वाले होते हैं। आप जो एजेंट्स जिनको आप नहीं रिकग्नाइज करते, लेकिन लोग आ जाते हैं, तो मुश्किल तो है, वो पकड़े जाएंगे, लेकिन वो तरीके अब भी निकल आएंगे दूसरे दूसरे तो फिर क्या किया methods। जाए? हाँ, ये बहुत मुश्किल देखिए, जिसमें पूरा देखना पड़ेगा। बस जहाँ तक इंटेग्रिटी और मोरालिटी ना बढ़ाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, ये ज़रा मुश्किल, ज़्यादा लॉस बनाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। अगर देखिए, ये लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाले कौन है? लोकपाल में कहाँ से आते हैं लोग? ये लोग वही लोग हैं जो यहाँ से अपने ब्यूरोक्रेसी से लेते हैं, अपनी पब्लिक ले लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स में एक लॉ है कॉल्ड लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स और लॉ ऑफ एवरेजेस। इसमें बोलता है जी, द क्वांटम ऑफ ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी इन एनी सैम्पल, द गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी इज़ वन सैम्पल, लोकपाल का एक सैम्पल है। The quantum of all any attribute, honesty, dishonesty, goodness, badness, everything is the same in both. So I think the Lokpal will be as bad or as good as the current bureaucracy or the current agencies are. So to say that all of them in Lokpal will be, gems and they will be able to deliver is a bit far-fetched. I think people do not know what life is. लेकिन मोहन गोस्वामी जो 2-3 बातें उठा रहे हैं, एक तो ये कह रहे हैं कि फॉरेन लैंड पे, जो विदेशी धरती पर होगा, मुश्किल है। करप्शन वो नहीं होगा। इसके अलावा उनका ये कहना है कि बहुत ज़मीन, हालांकि काफ़ी ग्राउंड कवर कर लिया है, लेकिन बहुत कुछ अभी किया जाना बाकी है। तो आपको लगता है कि अगर इसको क्या हम आधा अधूरा बिल माने क्या, 2 साल की तमाम माथापच्ची के बाद भी? ये देखिए, मुझे लगता है ये बिकॉज ऑफ पब्लिक डिमांड, जस्ट टू डिफ्यूज़ हो, किसी का आम आदमी पार्टी का वगैरह डिमांड था, डिफ्यूज़ करने के लिए कुछ करके रखे हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले नहीं है पूरा। जैसे बोल रहे हैं फॉरेन में जो होता है, इसका क्या, वो देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नो रेमेडी फॉर इट। तो बहुत मुश्किल है इसमें प्रूव करने में। वो बाहर कर लेंगे। आजकल तो फॉरेन ट्रिप्स इज़ वेरी इजी, बहुत सारे लोग जाते हैं, करते हैं, बच्चे उधर बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं, घुमाते हैं, फैमिली जाती है, ये तो हम देख रहे हैं। सो इसमें से ये मुश्किल है और काफ़ी कम आमदनी होती है, और हम इसका जानते हैं कि फॉरेन टूर्स में सरकारी Exactly, अधिकारियों की मैक्सिमम exactly, सैलरी yeah. भी कम होती है। नहीं, खाली एयर ट्रैवल भी जहाँ टिकट्स अपग्रेड करा देते हैं, आपको आप जान नहीं सकते उसको कि क्या हुआ, कैसे फेवर दिया Yes. गया। बहुत मुश्किल है इसको पकड़ पाना जब दो लोग आपस में, दोनों की रजामंदी है। जिस तरह से मैंने पूरी बहस की शुरुआत की थी, मोहन गोस्वामी जी ये बताइए कि जो एसआर का मामला खासकर सामने आ रहा है कि सब कुछ हो जाने के बाद कहानी कैसे कैसे घटी, वो पूरी दास्तान सुनते हैं हम। क्या ऐसा लगता है आपको कि इस कानून में ऐसे जो प्रोविजंस हैं, इस पे इतनी उम्मीद की जाए कि कहानी शुरू होने से पहले हमें पता लगेगा, या कम से कम कुछ आगे बात बढ़ी होगी तभी पता लगेगा कि भ्रष्टाचार हो रहा है 2 कंसेंटिंग पार्टनर्स के बीच? देखिए, सबसे पहले कॉर्पोरेट फंड्स की मिसयूज को आप बंद कीजिए। अगर आप उसको बंद कर देंगे तो ये जो एवेन्यूज ऑफ करप्शन है, या कोई पीआर एजेंट को रख के उसके थ्रू पैसा देना, ये सब बंद हो जाएगा। क्यों? कॉर्पोरेट फंड्स की मिसयूज को आप कवर नहीं करते हैं, तो कंपनी वाला वो पैसा जो भी कर लेता है, उठा के घर ले जाता है। ये एक करप्ट एक्ट है, इसको आप कवर नहीं कर रहे हैं। आप जो कवर कर रहे हैं कि करप्शन के आपके डेफिनेशन में सिर्फ अगर कोई पब्लिक सर्वेंट को आप पैसा दिए, वो करप्शन, उसका मतलब निकाल रहे हैं आप ये एक्ट के थ्रू। तो मेरे ख्याल में एक सख्त एक्ट आना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट एक्ट आना चाहिए जो कॉर्पोरेट करप्शन को कवर करता है, मिसयूज ऑफ कॉर्पोरेट फंड्स को कवर करता है। अगर जब तक वो आप कवर नहीं करेंगे, ये मिसयूज होते रहेगा। अब एक कटआउट को रखेंगे, एक नीरा राडिया को बीच में लाके रखेंगे, किसी और को लाके रखेंगे, तो काम उसमें से निकल जाएगा। तो जो होता है वो होता ही रहेगा। तो मेरे ख्याल में ये जो एक्ट है बिल्कुल इनकम्प्लीट है, और एक कदम आगे है, बस उससे ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा आगे अहमियत देने और की भी ज़रूरत नहीं। अंगड़ाई है। बिल्कुल।
शैलजा चंद्रा जी, इसके अलावा हालांकि बहुत महत्व नहीं देना चाह रहे हैं बिल्कुल। मोहन गोस्वामी, दत्तियाना राव भी बहुत ज़्यादा उम्मीद में नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी को लेकर है, जो उसकी इम्यूनिटी को लेकर सवाल है, क्या आपको लगता है ये ज़रूरी है उनको बचाना? मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ही एक लेवल है जहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं और डिसीजंस इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। अगर लोग डरे कि कभी भी आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है और कोई विजिलेंस का प्रोब शुरू हो जाएगा, आपकी प्रमोशन होगी नहीं, आपकी सोशल बेइज्जती हो जाएगी, तो कोई भी ऑफिसर डिसीजंस लेने से बिल्कुल मुकर जाएगा। और इनडिसीजन तो एक तरफ से, दूसरा नुकसान क्या होता है, वो दिखाता है कि मौत काम कर रहा हूँ जबकि कुछ नहीं निकल रहा है। इसमें दो प्रोविजंस है जो प्रियंका जी ने मुझे बताई थी। एक है कि इंटेंशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन अगर नहीं है तो वो नहीं समझा जाएगा कि वो ब्राइबरी या करप्शन का केस है। ये बहुत अवश्य है, क्योंकि हमारे तो पास टीएन राव जी कह रहे हैं कि ये तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो गया। अगर माना एक मामूली उन्होंने बिल्कुल एग्जाम्पल लिया है कि अगर अपग्रेड करा दिया गया आपका टिकट, तो किसको कहाँ पता चलेगा, कैसे उसे पकड़ेंगे हम? बड़े बड़े भ्रष्टाचार जो होते हैं वो तो कोई ऑफिस में बैठ के फाइल के ऊपर नहीं नहीं होता होते। है, सौदाबाजी कहीं और होता है, और किस फैमिली मेंबर के साथ हो रहा है आपको मालूम नहीं पड़ेगा। वो आमने सामने दो लोगों के साथ नहीं होता है कि कॉर्पोरेट आदमी है और यहाँ पे आप ऑफिसर बैठा है और वो बातें कर रहे हैं और आप उसको सीसीटीवी टीवी या कुछ देखेंगे या सुनेंगे। ये होता है बिल्कुल जैसे आप फरमा रहे थे, दो तीन मिडलमैन होते हैं, रिश्ता बनाया जाता है 1-2 साल 3 साल, ये नहीं कि ओवरनाइट रिश्ता बन जाता है। और ये क्विड प्रो को जो होता है। पर मैं क्या कह रही हूँ कि आपके पास वो ही ब्यूरोक्रेसी है, उसमें जनता समझती है कि सारे 100% करप्ट है। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर हिंदुस्तान कुछ भी चल रहा बिल्कुल। है, इसी कुछ तो ब्यूरोक्रेसी की honest- वजह यही है। ब्यूरोक्रेसी। मैं कहूँगी ज़रूर 20-30% करप्ट होंगे, मुझे कोई ऐसे डेटा नहीं है, पर महसूस करती हूँ कि है करप्शन। पर जो बाकी लोग हैं इतने डर गए हैं, और रिटायर्ड ऑफिसर्स खास तौर पे ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बहुत उसके डर। बाद भी प्रावधान है कि रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद भी उनको सजा हो सकती है हाँ, अगर केस पर लिफ्ट होता है। एक इस उसमें कानून में है इसका नहीं, पर प्रावधान। एक प्रोविजन है कि आप इन्वेस्टिगेशन करने के पहले भी लोकपाल की इजाजत चाहिए। अगर लोकपाल में मुझे सिर्फ ये उम्मीद है कि लोकपाल के पास भी कुछ होना चाहिए साधन, ताकि वो भी सिफ्ट आउट करे प्राइमे फेसी इस केस में कुछ है या नहीं है। कि कितने कंप्लेंट्स मेरे पास आए हैं जिसमें मुझे लगता है प्राइमे फेसी ये तो आदमी तो बिल्कुल गलत आदमी, उसने ये किया है, ये तो गलत आदमी को डील करने पड़ेगा। जब आप दूसरी तरफ की देख लेते हो, फैक्ट्स क्या है, बिल्कुल वाहियात चीज लिखी गई है, वो आदमी शायद उस फाइल को डील भी नहीं कर रहा था, उसके ऊपर आरोप डाल रहे हैं। इतना टाइम लोकपाल के पास होगा क्या कि इसको सिफ्ट करके बिल्कुल। परमिशन दे या नहीं दे? ये रूल्स में आने पड़ेगा कि किस किस्म का उनके पास होगा साधन ये देखने के लिए। पर अगर डिसऑनेस्ट इंटेंशन को आपने एक तरफ एक उसका एक फ्लैग कर दिया है, एक झंडा लगा दिया कि उसके ऊपर आपको ध्यान देने पड़ेगा, तब तो इन्वेस्टिगेटिंग और एजेंसी को ये भी प्रूव करने पड़ेगा कि आपका इंटेंशन क्या बिल्कुल था। प्रियंका राव, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है, यूपीए के वक्त में जो उठा वो ये था कि जो पॉलिसी पैरालिसिस का जिक्र किया गया कि भ्रष्टाचार को लेकर इतना माहौल बन गया था, सख्त कानून को लेकर इतना डर हो गया था कि अधिकारियों ने फैसले लेने छोड़ दिए थे। तो लगातार हम जब जिक्र कर रहे हैं इस बात का कि कानून सख्त होना चाहिए, अभी मोहन गोस्वामी भी कह रहे हैं कि शायद सिर्फ ये एक कदम आगे मान सकते हैं, बहुत रिवोल्यूशनरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या अगर सख्त से सख्त कानून लाया जाए तो क्या आपको लगता है कि ये क्या गारंटी है कि पॉलिसी पैरालिसिस जैसी स्थिति नहीं पैदा होगी, लोग फैसला लेने से अधिकारी नहीं डरेंगे? जी, अगर आप कानून को देखेंगे तो उन्होंने तो दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, राइट। एक कि क्या हम करप्शन को एड्रेस कर रहे हैं किसी भी हद तक, और दूसरी क्या हम बैलेंस ला रहे हैं कि प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन होना चाहिए क्या, लेकिन उसकी वजह से क्या एक्ट्स ऑफ करप्शन नहीं पकड़े जा रहे हैं। जी, जैसे शैलजा मैम अभी कह रही थी कि अभी 2015 नवंबर में जो दो नए अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, एक तो ये कह रहा है कि डेफिनेशन जो है रिश्वत लेने का, टेकिंग ऑफ अ ब्राइब का, एक प्रोविज़न पहले डिफ़ाइन कर रहे हैं कि कोई भी अनड्यू एडवांटेज हो, यही नहीं है कि पैसा एक्सचेंज होना चाहिए, जैसे कि आप डिस्कस कर रहे थे कि आप मेरे फ़्लाइट टिकट्स का पैसा दे दीजिए, मैं आपके लिए फ़ेवर करूँगा, वो भी कवर होगा, क्योंकि आप डेफिनेशन को देखेंगे तो कह रहा है कि अनड्यू एडवांटेज और इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस। तो आई एज अ पब्लिक सर्वेंट अगर मेरा परफॉर्मेंस इम्प्रॉपर हो, और कोई भी एडवांटेज हो सकता है,
वो एक तरीके से वो डिफाइन कर रहा है वो, लेकिन ऑन द अदर हैंड क्या कह रहा है कि जैसे मैम कह रही थी, इट्स जस्ट सेइंग कि अगर आपका एक्शन डिसऑनेस्ट नहीं है तो फिर ये टेकिंग ऑफ अ ब्राइब नहीं माना जाएगा। लेकिन ना ही 88 एक्ट ना ही 2013 बिल ये डिफाइन नहीं कर रहा है कि व्हाट इज दिस डिसऑनेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ पब्लिक फंक्शन। तो अगर इसमें लैक ऑफ क्लैरिटी है जैसे तो बिल के इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज हो सकते चलिए हैं। समय समाप्त हो गया है। टीना जी, आखिरी कमेंट आपसे कि वाकई ये बिल आपको लगता है इस शक्ल में जिसमें नज़र आ रहा है, जिस फॉर्मेट में, काम आएगा कुछ या नहीं, या आपको लगता है फिर से एक बार सोचे जाने की ज़रूरत है, वापस भेजा जाए स्टैंडिंग कमेटी को? नहीं नहीं, वो बिल से कुछ नहीं है, मेरा वो बेसिक फंडामेंटल बात है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज वो विजिलेंस, प्रिवेंशन। गवर्नमेंट शुड बी इंटरेस्टेड मोर इन प्रिवेंशन, not in just catching. Of course he will catch the people etc. प्रिवेंशन में जो एम्फोसिस होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये सब छोड़ दिया गया है। बिल्कुल, वो खाली वो किसी काफी को महत्वपूर्ण बात है, बहुत बुनियादी बात आप कह रहे हैं। लास्ट कमेंट प्रियंका, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, आई जस्ट मैं एक और मेंशन करना चाहती थी। हम प्रायर सैंक्शन की बात कर रहे थे एक पब्लिक ऑफिशियल को। अभी कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन करने के वक्त पे गवर्नमेंट की पहली अप्रूवल लेनी चाहिए। जी, बिल्कुल। लेकिन अभी अमेंडमेंट उसे कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए भी जी हाँ। अप्रूवल लेनी चाहिए। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। समय फिलहाल हमारे पास इतना ही था, लेकिन साफ तौर पर इस कानून में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस बिल को लेकर यहाँ कम से कम मौजूद पैनलिस्ट का तो नज़र नहीं आ रहा है। अब ये सरकार के ऊपर है, सांसदों के ऊपर है कि आखिर अब बिल के पेश होने के बाद किस तरह से बहस होती है, इसी रूप में ये पास होता है या फिर इसमें कुछ तब्दीलियाँ होती हैं। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात देश के लिए वो यही है कि भ्रष्टाचार, खासकर जब वो उच्चतम स्तर पर होता है, हाईएस्ट लेवल पर होता है, तब उसमें रोक लगाई जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।